हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन अवर चैनल सान फिजिक्स क्लासेस एट आई एम अभिषेक दुबे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा लेक्चर नंबर 6 का बी है। 6 के ए में हमने एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक सॉल्व कर दिए हैं और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक सॉल्व करेंगे। वीडियो वाला लंबा हो रहा था, इसलिए हमने कहा इसमें 2 वीडियो बनाएंगे। तो 1 से 5 तक अगर आप देखना चाहते हैं तो वही टाइप करें मोशन 06A सान फिजिक्स क्लासेस, तो आप इसके क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक देख लेंगे। तो 6 से 10 तक इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 6 क्वेश्चन में क्या है, उसमें हमें ग्राफ दिया है और ग्राफ को हमें एनालिसिस करके उसके 4 क्वेश्चन उसमें दिए गए हैं, उन्हीं का आंसर देना है। तो ग्राफ आप अपनी एनसीईआरटी बुक में देखें, उसमें ए, बी और सी 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, तीनों मोशन कर रही हैं। वाई एक्सेस पर डिस्टेंस दी गई है, एक्स एक्सेस पर टाइम दिया गया है। ठीक, तो तीनों कहीं कहीं एक्स इंटरसेक्ट करेंगे, इस पर ग्राफ आप देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो उसमें यह है कि सबसे ए वाले जो क्वेश्चन है हमारा, उसमें पूछा है कि कौन ए, बी और सी में कौन सी ऑब्जेक्ट जो है वो फास्टेस्ट स्पीड से ट्रेवल कर रही है, मतलब किसकी स्पीड जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो आपसे ग्राफ में स्पीड कहीं भी पूछे तो आप उसमें स्लोप निकालिए। जैसा कि यहाँ रिलेशन लिखा भी हुआ है कि स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्लोप, जिसका स्लोप जितना ज़्यादा होगा उसकी स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। अब यहाँ एक नया शब्द आया स्लोप। तो जब हम आपको ग्राफ पढ़ा रहे थे, पीछे वीडियो है, लिंक में डिस्क्रिप्शन है, आप देख सकते हैं। उसमें हमने ये कहा था कि ग्राफ में हमेशा या तो एरिया निकाली जाती है या फिर स्लोप निकाला जाता है। तो स्लोप क्लास 11th-12th में यूज़ आता है, इसलिए हमने उसमें स्लोप ना बता के केवल एरिया बता दिया था बस। तो स्लोप जनरल क्या है आप देख लीजिए, बाकी आगे पढ़ेंगे। तो स्लोप में क्या है कि एंगल मेड बाय लाइन विथ एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ग्राफ में जब भी कोई लाइन बनी रहे तो वो एक्स एक्सिस ये होती है, वाई ये ओरिजिन, तो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जितना एंगल बनाती है उसी को हम कहते हैं कि यही हमारा स्लोप है, थीटा। देखिए, एंटी क्लॉकवाइज लिखने का मतलब ये है कि यही एक्स का इस वाले लाइन से एंगल निकालने का एक तरीका इधर से भी है और एक तरीका इधर से है। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो निकाला जाता है वही स्लोप आता है। तो अगर ग्राफ में आप देखेंगे तो बी वाली जो लाइन है उसका स्लोप जो है वो सबसे ज़्यादा है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंस द स्लोप ऑफ लाइन बी इज ग्रेटेस्ट देयरफॉर बी इज ट्रेवलिंग विद फास्टेस्ट स्पीड। ठीक है, पहले ये हो गया। बी में पूछा है कि क्या तीनों जो लाइन्स हैं वो कहीं पर भी तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। तो इंटरसेक्ट करने के लिए ये है कि जब लाइन्स एक दूसरे को किसी एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें तब कहा जाएगा कि वो वहाँ पर मिलेंगी। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ए बी से को इंटरसेक्ट कर रही है, बी सी को कर रही है, ए सी को कर रही है, लेकिन तीनों एक दूसरे को कभी भी नहीं कर रही हैं। तो इसीलिए हमने लिखा है कि नो द थ्री लाइन्स डज नॉट मीट या इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट बिकॉज दिस थ्री लाइन डज नॉट मीट एट एनी कॉमन पॉइंट। तीनों लाइन्स जो हैं वो किसी भी कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। ऐसे इंटरसेक्ट करती है तो हम कहते हैं कि हाँ ठीक है, तीनों इसी पॉइंट पर मिल जाएंगी। लेकिन जैसे ये बना के रखे हुए हैं, इसमें क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए और बी इस पॉइंट पर मिलेंगी, बी और सी आगे जाके यहाँ मिलेंगी, ए और सी यहाँ पर मिलेंगी, लेकिन ए बी और सी तीनों कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पर मिले। ठीक, तो बी में हमारा यही था। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है हमारा सी वाला। तो देखिए सी पार्ट में क्या है, सी में हमसे पूछा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सी कब व्हेन बी पासेस ए। इसमें हमें बताना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सी व्हेन जब बी इंटरसेक्ट सी। बी सी को जहाँ बी ए को जहाँ इंटरसेक्ट करेगी वहाँ से सी कितनी दूरी तय कर चुका है, हमें इसमें यही बताना है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब क्वेश्चन 6 ही पूरा बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें
ये जो पार्ट है सी वाला, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए इसमें क्या हो रहा है कि ग्राफ में, जैसे ग्राफ आपका इस तरह बना हुआ है, कुछ ग्राफ ही बना रहे हैं, बाकी आप बुक में अपने देखें एनसीईआरटी में 8.11 है एक्सरसाइज बना है। तो इसमें बी जो है ये ऐसे जा रही है, ये है बी, सी यहाँ से चल के ये ऐसे जा रही है, ये और ए जो है, ए यहाँ से जा रही है, ये दोनों को इंटरसेक्ट करते हुए ये ए है, ये वाली बी है और ये वाली सी है। तो इसमें कहा है कि जहाँ पर यहाँ पर 4 दिया गया है, यहाँ पर 8 दिया गया है, इस पे डिस्टेंस है और इसमें टाइम है, एक्स एक्सिस है ये, वाई एक्सिस है ये, ओरिजिन। ठीक, तो कहा है कि बी ए को जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, बी और ए इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ पर, ग्राफ में देखेंगे तो किधर रीडिंग आएगी, 8 के पास है वो ऐसे, तो वहाँ पर जो सी पर लाइन है वो कितनी दूरी तय की है, मतलब सी ए है, तो इसको ऐसे यहाँ लाएंगे, 8 यहाँ ना होकर 8 मान लीजिए यहाँ पर है, तो ये बताना है कि सी इस पॉइंट पर कितनी दूरी तय कर दिया है, मतलब यही डिस्टेंस हमें बतानी है। रुकिए एक बार ग्राफ दिखा दें, ठीक, घबराइए मत इसमें। देखिए ये बी है, ये वाली सी है, ये ए है, बी और ए, ये बी और ए जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं वहाँ से सी कितनी दूरी तय किया है, यही हमें बताना है। ठीक, तो अगर आप इसमें ध्यान से देखें तो हम पाएंगे क्या कि देयर आर 7 ब्लॉक्स बिटवीन 0 to 4 किलोमीटर, 0 से 4 किलोमीटर के बीच में जो ब्लॉक्स की संख्या है वो 7 दी गई है। काउंट करेंगे तो आपको पता लगेगा, 7 ब्लॉक दिए गए हैं। तो यहाँ से क्या हुआ कि ईच ब्लॉक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, ईच ब्लॉक की डिस्टेंस आ जाएगी 4/7 किलोमीटर। ठीक है, ईच ब्लॉक की डिस्टेंस आ गई हमारी 4/7 किलोमीटर। और देखिए अब इसमें अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इसमें हमें ये पता चलेगा कि ये जो है जैसे आप देखेंगे तो इसमें क्या है कि 0 से 4 के बीच में जो डिस्टेंस शुरू हो रही है सी की जो डिस्टेंस शुरू हो रही है वो नीचे से 4 ब्लॉक छोड़ के शुरू है, मतलब कि सी स्टार्ट्स फ्रॉम इस ब्लॉक से 4th ब्लॉक, मतलब कुल 7 ब्लॉक हैं, 7 ब्लॉक में से नीचे से 3 ब्लॉक 4 ब्लॉक छोड़ करके ऊपर से शुरू है। तो डिस्टेंस ऑफ सी बिटवीन 0 to 4 कितनी हो जाएगी, कुल 7 है, 4 से शुरू हो रहा है, मतलब बचा 3, तो 3/4, 3 क्रॉस 4/7 यहाँ पर है, कितना आ गया 12/7 किलोमीटर। ठीक, ये हो गई। अब फिर 4 से 8 के बीच में देखें, 4 से 8 के बीच में देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि सी इज 6th पोजीशन, या फिर ऑन 6th ब्लॉक सी जो है वो 6वें ब्लॉक पर है। तो 6वें ब्लॉक पर है तो डिस्टेंस ऑफ सी बिटवीन कहाँ से 4 से 8 कितनी हो जाएगी, 6 ब्लॉक पर है तो 6 गुणे 4/7 आ गया कितना 24/7 किलोमीटर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो टोटल निकाल देंगे, दोनों ऐड कर देंगे, बच जाएगा भैया, हमारा आंसर हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस, ये कौन सी डिस्टेंस है, यही ट्रेवल्ड बाय सी
अब हम बी पासेस ए, तो कितना आ जाएगा, ये दोनों जोड़ देंगे, 12/7 प्लस 24/7, 36/7 डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका आएगा 5.14 किलोमीटर। ठीक है, इसमें यही है कि देखना है कि कितना ब्लॉक नीचे छोड़ा है और किस ब्लॉक पर है, प्रत्येक ब्लॉक की दूरी कितनी है। तो हर ब्लॉक की डिस्टेंस जो है वो 4/7 किलोमीटर है, और नीचे से वो चौथे से शुरू हो रहा है, ऊपर छठवें तक है। ठीक, तो अगर आप इसको चाहें डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि 4 है मतलब 3 इसमें, 6 इसमें, 6 3 9। डायरेक्ट अगर आप निकालना चाहें तो ऐसे निकाल सकते हैं कि 9 गुणे 4/7, 9 चौक 36/7 किलोमीटर। ये यही वाला आ गया फिर से, समझे कैसे हुआ। तो ये है कि कितना ब्लॉक नीचे छोड़ा है और कितना ब्लॉक ऊपर से दिया है। तो टोटल मिला के इधर 3 आ रहे हैं और इधर 6 इधर 3, इधर 6, 6 3 9, सॉल्व कर देंगे आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए डी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सी वाला, बहुत लोग आपको बताएंगे उनका आंसर आएगा नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट इसमें थोड़ा अच्छा वाला है। तो इसमें पूछा है कि हाउ फार हैज़ बी ट्रेवल्ड, ने पूछा है कि हाउ फार मतलब कितना दूर बी ट्रेवल की हुई है बाई टाइम इट पासेस सी, बाई टाइम इट पासेस सी, मतलब बी जहाँ पर सी को इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ से वो कितनी दूरी तय किया है, बी ही कितनी दूरी तय कर दी है। देखिए ये तो और आसान है, क्योंकि इसमें नीचे से छोड़ने वाला है ही नहीं, क्योंकि बी तो बिल्कुल ओरिजिन से शुरू हो रही है। तो बी सी से जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, बी इंटरसेक्ट सी को कर रही है यहाँ पर, उसके बाद में बच जाएंगे 1 2 3 4, 4 ब्लॉक बचेंगे। ठीक, तो 4 ब्लॉक ऊपर वाले और 7 ब्लॉक ये वाले, तो टोटल कितना हो गया, 7 4 11 ब्लॉक, 11 गुणे 4/7 कर दे, सीधा आंसर आ जाएगा। रुकिए 1 मिनट करके बता रहे हैं। शेष काउंट करेंगे तो पता चलेगा कि वो 4 पर नहीं बल्कि 2 ब्लॉक पर कट कर रही है। तो वही आप देखिएगा, सीधा देखिए टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स, टोटल ब्लॉक्स फ्रॉम ओरिजिन से लेके, ओ की ओरिजिन वाला है 0 से लेकर के कहाँ तक, वेयर बी पासेस सी। तो इसमें क्या है कि नीचे वाले 7 पूरे हैं, ऊपर से बचा हुआ है 2, 9 टोटल, 4/7, ये वही पर ब्लॉक डिस्टेंस है डी मान लीजिए। तो ये कितना आ गया, 9 क्रॉस 4/7। तो इसमें भी आपका वही आंसर आया 36/7 किलोमीटर। मतलब कुछ करना नहीं है, चाहे जो भी हो क्वेश्चन आपका, यही रटिए मत, बस वही है कि जो भी ग्राफ दिया गया है उसमें ब्लॉक निकालिए, पर ब्लॉक डिस्टेंस, पर ब्लॉक डिस्टेंस निकालने के बाद कितने ब्लॉक तय किया है वो निकालिए, उसके बाद आप सॉल्व कर देंगे, सीधा आंसर आपका जो है आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा बड़ा सवाल था ना ये, आगे कम लगेगा। अ बॉल इज जनरेट लॉन्ग फ्रॉम हाइट ऑफ 20 मीटर, एक बॉल है यहाँ पर रखी हुई है, ये ग्राउंड है मान लीजिए, ग्राउंड से 20 मीटर हाइट पर ये है, 20 मीटर हाइट पर यहाँ से ये बॉल नीचे गिराई गई, तो इसकी एच का मतलब क्या होता है, एस, वही चीज़ है, सीधा रहे तो डिस्टेंस एस और हाइट है तो एच, ये दी गई है इसमें कितना 20 मीटर, 20 मीटर। इफ़ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, वेलोसिटी इंक्रीजेस का मतलब क्या हुआ, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इसमें दिया गया है कितना 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का।
हाँ, और व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक ग्राउंड, किस वेलोसिटी से वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगी, मतलब भाई फाइनल वेलोसिटी कितनी है। अब देखिए इसमें एक शब्द लिखा हुआ है कि जेंटली, मतलब सावधानी पूर्वक। जेंटली मतलब ये हुआ कि यू इसमें जो थी वो 0 थी, मतलब ऐसे दिए थे ऐसे और ऐसे छोड़ दिए तो नीचे आराम से गिरने देगी। जेंटली मतलब धीरे धीरे आराम से गिरने देगी। तो इसमें हमसे ये भी पूछा है, एस पता है, ए पता है, थर्ड इक्वेशन आप मोशन लगा दें, आंसर आ जाएगा। फ्रॉम थर्ड, ये आपको सोचना पड़ता है कि कौन सी इक्वेशन लगाएं। फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी इसमें, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, तो हो गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 वी है, तो वी किस में आएगा, वी आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में, मीटर में टाइम सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड में आएगी। वी स्क्वायर कितना हो गया, तो ख़त्म हो गया, 2 2 जा 4, 400 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो इसका अंडर रूट देंगे, वी की वैल्यू आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड, 20 बिसामा 400, उसी का दो बार मल्टीप्लाई करने से बीच ये वाली वैल्यू आनी चाहिए। 7 था आपका छोटा था, इसमें कम टाइम लगा। वही है, क्या क्या दिया गया, थर्ड इक्वेशन हम उसको लगा कर सॉल्व कर देंगे, 20 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 फिर से ग्राफ हो जाए, इसमें जो ग्राफ दिया गया है आप अपने बुक में देखें तो वाई एक्सिस पर स्पीड दी गई है मीटर पर सेकंड में, एक्स एक्सिस पर टाइम दिया गया है। देखिए इसमें ए में क्या क्या पूछा है वही सीधा बात करें बस। तो फाइंड हाउ फार डज द कार ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 4 सेकेंड, मतलब कि क्या निकालेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 4 सेकेंड। फर्स्ट 4 सेकेंड का मतलब क्या होगा, तो शुरुआती 4 सेकेंड में कितनी दूरी तय किया। तो शुरुआती 4 सेकेंड में अगर आप इसको ऐसे ऊपर में जाएं तो ये आएगा आपका 6 के पास। देखिए ये समझा दें बुक में, 4 सेकेंड टाइम यहाँ हो रहा है, तो ये टाइम 4 सेकेंड हुआ, तो यहाँ से डिस्टेंस ये 6 पे आ गई स्पीड। ठीक, तो एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, 4 सेकेंड वाले पॉइंट पर, इस पॉइंट क्या हो रहा है कि v स्पीड जो है वो हमारी दी गई है 6 मीटर पर सेकेंड, टाइम कितना दिया गया है 4 सेकेंड, सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्टेंस आ जाएगी। s इज इक्वल टू, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या, स्पीड इंटू टाइम 24 मीटर, बस मीटर है हमारा डिस्टेंस है तो मीटर में आएगी, s बराबर डिस्टेंस 24 मीटर। ठीक है, सातवां क्वेश्चन था ये आपका, आठवां था, 8वें का ए। देखिए थोड़ा सा और है भी, ये इतना नहीं आएगा, इसमें इसको आधा करना पड़ेगा। देखिए ये ठीक है, लेकिन इसमें ग्राफ में ये वाला फार्मूला नहीं लगता है, ये वाला फार्मूला जो है ये ग्राफ के लिए अप्लीकेबल नहीं है, तो इसमें हमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी। ये यहाँ तक ठीक है, यही इतना नहीं सही है। तो देखिए फ्रॉम क्या निकालना है, एस ना, तो इसमें u शुरुआत में 0 है वो तो पता ही है, तो u वी टी कौन से लगाएं। देखिए इसमें हम एरिया निकालेंगे,
कहे थे ना ग्राफ में या तो एरिया निकाली जाएगी या तो वो, तो एरिया निकालेंगे। तो एरिया इसमें जो होगा वो होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसमें आप ग्राफ में देखें तो हमारा ये कुल मिला के ऐसे बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है। तो इसमें वही हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है, ये वाला डिस्टेंस 4, और हाइट ये वाला डिस्टेंस 6। तो हो गया 6 चौक 24 का आधा 12 मीटर। आंसर आ गया। ठीक, ये इतना है, मतलब इसमें एरिया निकाली जाएगी, ये नहीं रखता है। तो इसमें दूसरा ये कहा है कि सेट द रीजन। तो एरिया वाला जो रीजन है उसको सेट कर दीजिए, तो यही एरिया का रीजन है, ये वाला। तो इसी में आप ऐसे ऐसे सेट कर दें बस। ठीक, ये हो गया। अब आया बी। बी में क्या है, विच पार्ट ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार। यूनिफॉर्म मोशन ऑफ द कार, यूनिफॉर्म मोशन हमने आपको बताया था क्या होता है। क्योंकि ये ग्राफ जो है स्पीड टाइम या फिर वेलोसिटी टाइम वाला ग्राफ है, इसलिए इसमें जो लाइन बनेगी वो एक्सेलरेशन की बनेगी, जो ऐसे बढ़ती चली जाएगी एक्सेलरेशन को शो करेगी। इसलिए हमें यूनिफॉर्म के लिए सीधी वाली लाइन देखनी पड़ेगी कि कहाँ सीधी है। तो देखिए क्या होता है कि वेयर लाइन इज स्ट्रेट, स्ट्रेट या फिर कह दीजिए कि पैरेलल टू, स्ट्रेट या फिर पैरेलल टू किसके, टाइम एक्सिस। जहाँ पर होती है वहीं पर हम कहते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन को दिखा रहा है। तो ये वाला एरिया रीजन हमारा कौन सा है, स्पीड डज नॉट चेंजेस फ्रॉम x इज इक्वल टू 6 टू x इज इक्वल टू 10, ये लिख दीजिए। स्पीड इज यूनिफॉर्म फ्रॉम कहाँ से, x इज इक्वल टू 6 से लेकर के टू x इज इक्वल टू 10 सेकेंड, मतलब वही टाइम एक्सिस पर x। ठीक, और यही एरिया जो है यही यूनिफॉर्म मोशन बता रहा है। ठीक है, यह हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। देख लीजिए एक बार। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। 2 क्वेश्चन और बचे बस, मुझे ज़्यादा कुछ था नहीं इसमें। वही एरिया निकाल के उसकी, पहले क्या निकालना था, पहले एरिया की मदद से हमने निकाली इसकी डिस्टेंस। डिस्टेंस के लिए एरिया निकालनी पड़ती है, स्पीड के लिए स्लोप निकालना पड़ता है। लगा दिए, बी यूनिफॉर्म मोशन आ गया, एक्स इज इक्वल 6 एक्स इज इक्वल टू 10। उसमें लाइन जो है ऐसे बिल्कुल सीधी चली गई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें पूछा है कि कौन सी कंडीशन पॉसिबल है, कौन सी कंडीशन पॉसिबल नहीं है। तो ये 1 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं ये। तो इसमें वही हमें एक एग्जाम्पल बता देना पड़ता है, ये सवाल नो बताना पड़ता है बस। तो पहले में कहा है कि क्या ऐसा हो सकता है कि एन ऑब्जेक्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी, कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक्सेलरेशन जो हो वो कांस्टेंट हो। अब कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट का मतलब होता है कि बदले ना, वही रहे। जैसे 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहे। कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो एंड जीरो वेलोसिटी हो, और वेलोसिटी उसकी जीरो हो। तो क्या ऐसा हो सकता है, इज इट पॉसिबल। तो आंसर हमारा आएगा यस, इट इज पॉसिबल। ठीक, अब इसका एग्जाम्पल देना पड़ेगा एक। तो एग्जाम्पल में लिख लीजिए, लिखे तो बता रहे हैं कैसे होगा। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन इन एयर, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन इन एयर, एयर हैव, बस ठीक है वही लिख लीजिए। अच्छा ठीक, हैव कांस्टेंट एक्सेलरेशन, किसके कारण से, ड्यू टू
ग्रेविटी, ग्रेविटी मतलब कि गुरुत्व, भी आगे आपके सिलेबस में ये भी है। ग्रेविटी और ठीक, और दूसरा बात है कि व्हेन इट रीचेस मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट तब फिर v इज इक्वल टू जीरो हो जाएगी, मतलब उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। देखिए ये है कि जैसे आप जब 11th में जाएंगे भी तो आपको एक चीज़ पढ़ाया जाएगी, प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे आप घर में कोई हो बड़ा तो उससे आप पूछेंगे तो बताएगा कि हाँ ये भी ये होता है प्रोजेक्टाइल मोशन 11th में। इसमें ये होता है कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से ऐसे फेंके जाए, ये ऐसे फेंकी गई, तो इसमें यही कहा है कि इसमें जब इस पॉइंट पर पहुँच जाएंगे यहाँ पर, when an object is thrown in air तो have constant acceleration due to gravity when it reaches maximum height। जब मैक्सिमम हाइट पर आ जाएगी तो वहाँ पर उसकी वेलोसिटी जो होती है वो जीरो हो जाती है और एक्सेलरेशन उसका कांस्टेंट हो जाता है। ठीक, तो यही इसका है भैया आंसर। ऑप्शन बी, बी में पूछा है एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन बट विथ यूनिफॉर्म स्पीड। ये पूछा है कि एन एक्सेलरेशन का मतलब एक्सेलरेशन हो एंड और उसकी स्पीड जो हो वो यूनिफॉर्म हो। अब जैसे आपको हम बताए हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड में क्या होता है कि स्पीड उसकी बदलती नहीं, और एक्सेलरेशन में क्या है कि इस एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ही यही है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या फिर स्पीड। वेलोसिटी या स्पीड चेंज होगी तभी एक्सेलरेशन आएगा, और ऐसा है। और अगर स्पीड में अगर चेंज नहीं हो रहा, यूनिफॉर्म स्पीड में चेंज होगा ही नहीं तो एक्सेलरेशन हो ही नहीं सकता, तो ये नॉट पॉसिबल। समझ में आया ना कैसे? रीजन इसका ये है कि एक्सेलरेशन तभी होता है जब स्पीड में चेंज हो, जब स्पीड में चेंज होता है तब उसको यूनिफॉर्म नहीं कहा जाता। बस यही आप लिख देंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी नो इज एक्सेलरेशन एंड if there is no velocity then no change in speed then we can say that is acceleration। लिखवा दें, चलिए देखिए कि ऐसे देखिए, इन यूनिफॉर्म स्पीड speed does not changes, speed is not changing, स्पीड जो है वो बदलती नहीं, बट एक्सेलरेशन कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड, एक्सेलरेशन can't be produced without क्या, चेंज वेलोसिटी या फिर स्पीड। समझ में आया ना कि एक्सेलरेशन बनता ही उसी से है जब बदलता है, जब बदलेगा नहीं तो यूनिफॉर्म मोशन कहाँ से माना जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं थी कंडीशन। सी है, सी में कहा गया है कि एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विथ एन एक्सेलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इसमें क्या है कि डायरेक्शन कोई हो और एक्सेलरेशन जो हो परपेंडिकुलर हो, एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर। अब आप कहेंगे परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन का मतलब होता है कि जो हमारा एक्सेलरेशन या फिर जो त्वरण है वो परपेंडिकुलर टू द मोशन हो। जैसे गाड़ी हमारी इधर जा रही हो तो उसमें जो एक्सेलरेशन हो वो ऊपर की तरफ हो। जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन वाला बताया ना, तो उसमें ऐसे जा रहे उधर को रही थी लेकिन एक्सेलरेशन हमारा हमेशा ऊपर की तरफ ही रहेगा। जैसे मोशन इसका इधर हो रहा है लेकिन ये जाना उधर को जाएगा ना, मुड़ जा रही है ग्रेविटी फोर्स की वजह से, लेकिन जाना ऊपर जा रहे हैं तो वही है। तो ये भी जो कंडीशन है ये भी पॉसिबल है, पॉसिबल है किसके लिए? फॉर एन एक्सेलरेशन या फॉर एन ऑब्जेक्ट accelerating in a circular trajectory
ऑब्जेक्ट एक्सेलरेटिंग इन प्रोजेक्ट्रीज या सर्कुलर प्रोजेक्ट्री। प्रोजेक्ट्री मतलब ज़्यादा समय घबराइए में, प्रोजेक्ट्री मतलब होता है पाथ। सर्कुलेटरी, प्रोजेक्ट्री मतलब पाथ, पथ, वही है प्रोजेक्ट्री। जब सर्कुलेटरी जो होता है, सर्कुलेटरी होता है, उसे कहा जाता है। ये है, ठीक। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका खत्म हो गया। दूसरी कंडीशन इम्पॉसिबल थी, नॉट पॉसिबल, बाकी दोनों पॉसिबल। अब आया क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपका इस चैप्टर का लास्ट है। An artificial satellite is moving in a circular orbit of radius r। रेडियस दी गई है 42,250 किलोमीटर। सर्कुलर ऑर्बिट है, सैटेलाइट इसी पे ऐसे चक्कर लगा रही है। ये सैटेलाइट है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आर है, कैपिटल आर लिखे हैं, ठीक। और कहा है कि कैलकुलेट इट स्पीड्स इफ इट टेक्स 24 आवर टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। यहाँ पर अर्थ है, मान लीजिए अर्थ, तो टाइम दिया गया है 24 आवर। तो हमसे कहा है कि इसकी बता दीजिए कैलकुलेट द स्पीड वी कितना आएगा इसका, ये बताना है इसमें। तो आर दिया गया है, टी दिया गया है, तो सरकमफ्रेंस निकाल देंगे। सरकमफ्रेंस हमारी टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। देखिए इसका यही हुआ ना कि ये तो बहुत, ये इस तरह के सवाल तो बहुत लगाए हैं। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस जो होगी वो सरकमफ्रेंस के बराबर होगी, परिधि के बराबर, परिधि कहा जाता है ना ये वाली लंबाई। और टाइम 24 घंटे दिया गया है, तो कितना हो गया 2 पाई आर बटे 24, 2 इंटू 22/7 इंटू 42 250 24 से इसको काटेंगे, 7 6 42, 7 6 42 और तो पूरा कट गया। 0 7 1 21, 7 5 35, 7 7 49। तो ये हमारा आ गया 44 गुणे 6015.7 अपॉन 24। इसको और सिंपलीफाई कर दें, 22 12 और सिंपलीफाई करें 11 6। अब हमारा आगे इससे इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 77 7 हो गया, और 11 5 55, 7 62, 2 हाथ से 6, 11 कम 11 6, 17 6 हाथ से 1, 11 7 77 7 हाथ से 7, 11 5 55, 7 62, 2 हाथ से 6। ओके, ऐसे साफ साफ करना है तो इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। 7 हाथ से 7, 11 5 55, 7 62, 2 हाथ से 6, 11 कम 11 6, 17 का 7 हाथ से 1 1, 11 6 66, 6 6 1 7 2.7/6 1 1 0 2 1 1 0 आएगा, ये पूरा दे जाएगा 2 5 52 हो गया ये, और 7 6 42, 7 57 नहीं सॉरी 8 28 64, कितने बार जाएगा ये आ जाएगा आपका 11065.4 का आंसर आपका आएगा 11065.4 वेलोसिटी थ्रू तो आएगी किसमें किलोमीटर पर आवर। दोबारा सॉल्व कर लेंगे, आपको आसानी से आ जाएगा, आंसर आपका यही है, ठीक। तो यहीं पर आज ये हमारा मोशन का चैप्टर ख़त्म होता है। अब हम अगले वीडियो में अब अपने अगला चैप्टर शुरू करेंगे, फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। ये पूरा वीडियो आप एक बार फिर से देख लें और जो आपके दोस्त हैं उनके साथ शेयर करें।
ताकि नया नया चैनल है, जो बच्चे अभी पढ़ाई शुरू नहीं कर पाए हैं वो भी यहाँ से आके आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो तैयारी करिए, तैयारी करिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, कीप ऑन स्टडिंग, बाय।